हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और हमारा ये थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड पार्ट होगा मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले जानते हैं सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम के किसी भी पार्टिकल के मास को, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाली पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही हो, एक्सटर्नली भी लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप रिंग देख सकते हैं। रिंग में जो है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है बीच में, उसी पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास बाहर भी लग सकता है और इंटरनली जो है वो भी लग सकता है। अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो m1 और m2 जो है ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 पे लाई करते हैं कि m1 और m2 मास जो है वो। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार निकलेगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जनरल फार्मूला अगर इसका देखें तो जनरल फार्मूला होता है RCOM। अच्छा, ये जो R है ये बेसिकली होता है जो उसका डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से उस मास का, वो टोटल डिस्टेंस हुआ ये। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे तो समेशन ऑफ m1 इंटू R1 अपॉन में सिग्मा ऑफ या समेशन ऑफ m1, मतलब कि टोटल मास और ये जो डिस्टेंस है वो। कॉन्टिन्यूस बॉडी में ये कुछ इस प्रकार होता है, RCM इज इक्वल टू 1/m और ये इंटीग्रल ऑफ R पॉइंट इंटू DM। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं अब सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म बॉडी में सेंटर ऑफ मास अक्सर जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है इसका उसी में होता है। कौन सी बॉडी में? सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म बॉडी में। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को निर्धारित करता है और इसीलिए m एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर f एक्सटर्नल, ये टोटल ये इक्वल होते हैं। ये जो फोर्स है जो एक्सटर्नली लगता है वो जो है बेसिकली बराबर होगा, इक्वल होगा टू दिस। सो यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या होगा? तो जो ये एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो हो जाएगा और इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो ये नेट फोर्स होता है, मतलब कि जो टोटल फोर्स होता है वो डेरिवेटिव ऑफ पी नेट, मतलब कि जो ये आपका जो मोमेंटम है उसका डेरिवेटिव होता है, उसके बराबर होता है। और पी नेट जो और जो अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो अगर ज़ीरो है तो उस केस में क्या होगा? तो जो एक तो आपका जो ये ACMO वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, साथ में जो आपका मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा और जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट कनेक्शन अगर हम देखें तो यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिशन होता है तो इंटरनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास की ओवरऑल मोशन को चेंज नहीं करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना है। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे हम टॉर्क भी कह देते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं, मैकेनिक्स के ही टॉपिक रहेंगे ये सारे। सो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर जो टॉर्क है वो किसको बोलते हैं? टॉर्क को हम टो से दिखाते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स को भी इसीलिए टो से ही दिखाएंगे। सो द रोटेटिंग इफेक्ट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जो रोटेटिंग इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। किसी फोर्स को किसी पॉइंट या एक्सिस के चारों ओर ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की टेंडेंसी को मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। तो ये एक हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो चीज़ है ये यहाँ से लाई कर रहा है, यहाँ पे जो है टॉर्क लग रहा है, इसका जो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है इस जगह पे। अच्छा, यहाँ से वो जो पार्टिकल है वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम r से डिनोट करेंगे और ये आपका f cos थीटा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा और ये जो है f sin थीटा वाला। और यहाँ तो फिलहाल जो थीटा है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलरली लग रहा है। अदरवाइज जो भी एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोल देंगे। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टो इज इक्वल टू R इंटू एफ साइन थीटा। हमने बात करी 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा टो इज इक्वल टू जो टॉर्क है वो बराबर हो जाएगा R इंटू एफ, क्योंकि साइन 90 डिग्री विल बी 1। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका देखें टॉर्क का R F साइन थीटा होता है और जहाँ पे R जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स और के एप्लीकेशन पॉइंट तक की दूरी हो जाएगी। अभी मैंने बता दिया आपको। F जो है वो फोर्स हो जाएगा, थीटा जो है वो R या F के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा। अभी आपने ये चीज़ पढ़ लिया है। परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है? सो जब फोर्स परपेंडिकुलर हो ना, थीटा 90 डिग्री हो, तो इसलिए जो है ये टॉर्क की जो वैल्यू है R इंटू एफ हो जाएगा। और ये हम मैक्सिमम टॉर्क होता है। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है तो जब थीटा 90 डिग्री होता है। ऐसा यूनिट अगर देखें तो न्यूटन मीटर होगा इसका।
न्यूटन फोर्स का, और मीटर जो है वो रेडियस का, जो इसका डिस्टेंस है उसका। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल के थ्रू जो है मेजर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दें, टॉर्क और वर्क दोनों की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होती है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग होती है, सेम नहीं होती है। अब बात करते हैं मोमेंट आर्म के बारे में। सो एक्सिस से फोर्स की लाइन की एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो मोमेंट आर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। और ये डिटेल में मैं इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि लंबी काफ़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो ये एक रिविजन पर्पज से जो हम फिलहाल कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ आर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स किसे कहते हैं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो टॉर्क होगा, जो समेशन ऑफ टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को कि या तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएगा। और यह प्रिंसिपल लिवर बैलेंस एंड बीम प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम जो है, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, तो इसी तरह रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी पार्टिकल के लिए, ये अगर मैं सच में डिटेल में समझाऊंगी ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं एक रिविजन पर्पज से इन वीडियोज़ को, इन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। आपको अगर किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के जो अपलोड कर दूंगी इन टॉपिक्स को डिटेल में समझा के। बट अभी एज ए रिविजन ही आप लेके चलेंगे क्योंकि बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है। सो इसी तरह रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है पार्टिकल के लिए, जो एल है वो क्या होगा, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय पी वेक्टर, जहाँ पे कि ये पी जो है वो मोमेंटम हो जाएगा, आर जो है डिस्टेंस हो जाएगा, एल जो है ये आपका ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, नाउ क्योंकि जो नॉर्मल जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो इसीलिए जो ये एंगुलर मोमेंटम होगा एल, ये हो जाएगा आर और एम वी। अब ये एम वी क्या है बेसिकली, तो एम वी अगेन डिटेल वीडियो में ही आप समझेंगे, फिलहाल आप मैग्नीट्यूड देखिए, एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और ये जो एम वी रहा ये आपका मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम जो है उसका हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और आर और वी जो है उसमें है, सो एल इज इक्वल टू एम वी आर, जो भी हमने पढ़ा वो हो जाएगा। और क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी कह सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है कुछ इस तरीके से भी आपको देखने मिलेगा सर्कुलर मोशन में कि एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये फॉर्मूला हो जाता है सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज योर नेक्स्ट टॉपिक। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको जानना है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही भूमिका निभाता है जो लीनियर मोशन में मास निभाता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। यह रोटेशनल मोशन में बॉडी के इनर्शिया का मेजर है, और वो पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, एक तो इनर्शिया को हम आई से दिखाते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर पार्टिकल मल्टीपल है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई इंटू में आर आई का स्क्वायर, और ये सभी पार्टिकल का समेशन हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस बॉडी में आई को हम कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम, और जहाँ आर जो है वो रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेसिकली आर जो है वो रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर, और ये क्यों होता है केजी मीटर स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया मास, और ये हो गया जो रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो उसका स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रोटेशनल डायनेमिक्स का बेसिक रिलेशन। सो लीनियर मोशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। रोटेशनल मोशन क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनर्शिया और अल्फा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं। जहाँ पे ये टॉर्क जो है ये टॉर्क हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सिलरेशन हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन वैसे क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को अगर हम एंगुलर उसमें दिखाएंगे, डायनेमिक्स में दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये जो ये कोऑर्डिनेट्स वो कैसे चेंज होते हैं, जो साइन है वो कैसे चेंज होते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा।
सो यहाँ रोटेशनल डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया ये रोटेशनल डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का जो रिलेशन है वो पढ़ लेते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, dl/dt, ये आपने याद रखना है। और यदि आई कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। और अगर ये कांस्टेंट हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था रोटेशनल मोशन का कि टॉ इज इक्वल टू आई ओमेगा आई अल्फा होता है, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, अब ये देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when no external force acts on a system of particle, then the total angular momentum of a system remains constant. पहले तो ये कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ये प्रिंसिपल के द्वारा यही कहा गया है। अब इसका क्या मतलब है कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो क्या होगा, ये कंजर्वेशन जो है एंगुलर मोमेंटम का ये शो करेगा। अब ये टॉ बराबर क्या होता है, dl/dt, और जहां पे जो l है वो आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो L कितना हो जाएगा, L जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जो फिगर स्केट्स होते हैं ना, वो अपने आर्म्स को अंदर खींचता है तो I जो है उसका अगर घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व करने के लिए क्या होगा, ओमेगा जो है वो तेजी से बढ़ने लगेगा और घूमने लगता है फिर इस तरीके से। अब पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन किसे कहते हैं। यदि किसी बॉडी का पूरा मास एम एक्सिस से के दूरी पर कंसंट्रेटेड माना जाए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहीं रहे तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो आपने देखने मिलता है। रेडियस ऑफ गायरेशन ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर ये एक्सिस रोटेट होगा तो ये आपका हो गया बॉडी का, ये आपका हो गया कि जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेडियस ऑफ गायरेशन से कैसे निकलेगा। एक तो जो ये डिस्टेंस है वो सारा उसका स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइड बाय जितने भी नंबर है उससे, तो ये के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन ही होता है। यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन का, जहाँ पे के जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो के को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं और के जो है बराबर अंडर रूट में आई एम भी होता है, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एम इज मास ऑफ अ पार्टिकल्स। सो इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ भी देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट मास जैसे हो गया, एक्सिस इसका हो गया आर, जो डिस्टेंस है वो आर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। रिंग और हुप जो है उसका सेंटर और परपेंडिकुलर एक्सिस होता है तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क जो है वो सेंटर और परपेंडिकुलर होता है उसका एक्सिस, तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है इसका। सॉलिड स्फेयर का जो डायमीटर है वो एक्सिस होगा तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे स्फेरिकल शेल जो है वो उसका एक्सिस डायमीटर होगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। रॉड का सेंटर और परपेंडिकुलर होगा इसका एक्सिस तो ये हो जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर। और रॉड जो है वो एंड और परपेंडिकुलर होगा तो हो जाएगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 1/3 एम एल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, यदि आई सी एम, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है उससे गुजरने वाली जो पैरेलल एक्सिस होती है के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो दूसरे पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, जहाँ पे एम क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी का टोटल मास, और डी स्क्वायर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो गया डी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा प्लेन लैमिना में ही होता है, ये प्लेन लैमिना के लिए ही किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये थर्ड एक्सिस के अराउंड, मतलब कि आई जेड के अराउंड जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, उसके अराउंड हम निकालते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कि ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों एक्सिस का समेशन हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन हो जाएगा। जहाँ एक्स और वाई एक्सिस लेमिना के प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और जेड इनके इंटरसेक्शन पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये अभी आपने देख लिया फिगर में। यह थ्योरम केवल प्लेन लेमिना के लिए ही लागू होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्मूला का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं पीछे एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आर सी एम बराबर समेशन ऑफ एम आई इंटू में आर आई और जो डिवाइड बाय समेशन ऑफ एम आई, तो एम ए सी एम बराबर एफ एक्सटर्नल, अभी पीछे पढ़ा हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में। टॉर्क जो है वो होता है आर एफ साइन थीटा, और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाए तो हो जाएगा एफ आर भी बोल सकते हैं या फिर एफ डी भी बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो। एंगुलर मोमेंटम जो एल इज इक्वल टू आर पी होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है।
रोटेशनल डायनेमिक्स अगर देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होगा, अल्फा इज एक्सिलरेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू में आर आई का स्क्वायर, या फिर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू में डी एम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर देखें तो आई वन इंटू में ओमेगा वन बराबर आई टू इंटू में ओमेगा टू। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल कंपैरिजन अगर देखें तो यहाँ से देखेंगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। यहाँ लीनियर मोशन में मास को एम से दिखाया जाता है, वहीं पे इसमें जो है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से दिखाया जाता है। लीनियर मोशन में फोर्स को एफ से दिखाते हैं और जो रोटेशनल मोशन है उसमें टॉर्क से दिखाएंगे, टो से। लीनियर मोशन में वेलोसिटी वी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा होगा रोटेशनल मोशन में। एक्सीलरेशन ए और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो अल्फा हो जाएगा। वहीं पे मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी होता है और इसमें एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए और यहाँ जो टॉ है, जो ये फोर्स है, यहाँ फोर्स एम ए हो जाएगा और यहाँ फोर्स जो है आई अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे जो के है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहता है और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। डिस्टिंक्शन अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आई केवल मास पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मास एक्सिस से कितनी दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए सेम मास के दो बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग हो सकता है। अब पढ़ते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। किसी मैकेनिकल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता होती है उन्हें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इसे जनरली कैसे लिखते हैं, Q1 इज Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक। और ये जरूरी नहीं है कि केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ही हो। एग्जाम्पल के लिए एक एक करके सारे देख लेंगे। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम की पोजीशन बताने के लिए इसमें केवल थीटा ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए क्यू की जगह पे हम यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं, थीटा। वहीं पे अगर पार्टिकल इन प्लेन देखें तो हम एक्सिस लेते हैं, मतलब एक्स और वाई ले लेते हैं। डबल पेंडुलम की बात करें तो इनके लिए दो इंडिपेंडेंट एंगल्स चाहिए होते हैं और इसीलिए हम जो है थीटा 1 और थीटा 2 करके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली स्पेसिफिक करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं ना, उन्हें ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, DOF। जैसे कि अगर हम देखें कि 1D में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होता है, और 2D टू डायमेंशनल जो होगा उस कोऑर्डिनेट उसमें हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, 3 डायमेंशनल में 3 हो जाएगा। सो यदि n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है ना तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ की। तो जनरलाइज वेलोसिटी QI के टाइम डेरिवेटिव्स को जनरलाइज वेलोसिटी कहते हैं। जैसे QI कोऑर्डिनेट हो गया, इसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा dQi/dt, इसे ही हम जनरलाइज वेलोसिटी बोल देंगे। तो अगर Q इज इक्वल टू थीटा है तो यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे कि थीटा डॉट बराबर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, और यही पूरा क्या हो जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी विल बी ओमेगा। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए जनरलाइज वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, ओमेगा हो सकता है। जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, तो जनरलाइज मोमेंटम जो है ये हम लेग्रांजियन फॉर्मुलेशन में जनरलाइज्ड मोमेंटम जो है कुछ इस तरीके का होता है, PI इज इक्वल टू डेल L बाई डेल Q डॉट I। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसे कोनिकल मोमेंटम भी कहा जाता है। ये जो PI इज इक्वल टू डेल L बाई डेल QI डॉट है, Q डॉट L है I है, उसे हम कोनिकल मोमेंटम भी कहते हैं। तो ध्यान दें, जनरलाइज मोमेंटम हमेशा सिंपल MV होना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है डेल L बाई डेल QI। अब हम कुछ MSc के टॉपिक्स जो है वो भी देखेंगे मैकेनिक्स में, और जो कि पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो इसे भी कवर करना पड़ेगा। मैकेनिक्स में हम न्यूटोनियन और फिर लेग्रांजियन और फिर हैमिल्टोनियन, ये सारे ही हम पढ़ते हैं, सारे पार्ट्स है इसके मैकेनिक्स के। तो न्यूटोनियन मैकेनिक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम जो लेग्रांजियन है वो और हैमिल्टोनियन जो है उसको कवर करेंगे। सो पहले तो हैमिल्टोनियंस प्रिंसिपल क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो एनालिटिकल मैकेनिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, या फिर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी एक्शन भी बोल देते हैं। तो इसके अनुसार एक्चुअल पाथ जो है वह जो होता है जिसके
लिए एक्शन इंटीग्रल स्टेशनरी होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्शन फंक्शन जो है वो मिनिमम होता है। अभी हम एक्शन फंक्शन देखेंगे, एक्चुअल पाथ एस से डिनोट करते हैं, विच इज़ इंटीग्रल ऑफ t1 t2 l इंटू डी टी। हैमिल्टोनियंस प्रिंसिपल डेल एस बराबर ज़ीरो, इसका क्या मतलब है कि डेल एस की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट एल इंटू डी टी बराबर ज़ीरो, जहाँ एल जो है लेग्रांजियन है। इससे केवल एक्शन मिनिमम होता है। इस इन चीज़ से क्या होता है, इससे केवल एक्शन मिनिमम होता है, कहना पूरी तरह सही नहीं है। जबकि जो स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए कि जो एक्शन है वो स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी का क्या मतलब है, स्टेशनरी का ये मतलब है कि ये मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, या फिर जो दूसरे स्टेशनरी वैल्यूज़ है वो भी हो सकता है। यहाँ हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन का कि उसमें एक्शन स्टेशनरी होता है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेग्रांजियन। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ही टॉपिक्स हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे आगे वो भी। लेग्रांजियन क्या होता है, तो लेग्रांजियन को हम जनरली कैसे दिखाते हैं, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। अब ये टी क्या है और वी क्या है, तो टी काइनेटिक एनर्जी होता है, वी जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए एल जो है वो उसको हम काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका जूल ही होगा, क्योंकि लेग्रांजियन जो है ना वो एनर्जी के यूनिट के समान ही होता है, क्योंकि एनर्जी इस पर ही वर्क कर रहा है तो इसके यूनिट के समान ही होगा, जूल। यूलर्स लेग्रांजियन इक्वेशन क्या होता है, तो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल को अप्लाई करने पर इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त होती है। इससे बोलेंगे ये जो इक्वेशन है, दिस इज यूलर्स लेग्रांज इक्वेशन, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट आई माइनस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट आई बराबर ज़ीरो। तो ये यूलर लेग्रांज इक्वेशन है। हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई के लिए एक इक्वेशन प्राप्त होती है, और वो इसी तरीके की इक्वेशन होती है। इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा लेग्रांजियन का, एल इज इक्वल टू एल क्यू फिर या फिर क्यू डॉट और टी। तो इसे डेल एल बाई डेल क्यू या डेल एल बाई डेल क्यू डॉट निकालकर यूलर लेग्रांजियन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस तरीके से जो है फॉर्मेशन होता है उस इक्वेशन का। सिंपल एग्जांपल फ्री पार्टिकल का अगर देखें, तो एक पार्टिकल के लिए टी इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर कह सकते हैं, और यदि पोटेंशियल वी बराबर ज़ीरो होगा, और यदि पोटेंशियल v बराबर ज़ीरो है, तो ये L क्या हो जाएगा, जो लेग्रांज है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में वो हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट बराबर एम एक्स डॉट कह सकते हैं। ये इसका टाइम डेरिवेटिव अगर लें, तो टाइम डेरिवेटिव में चीज़ें बदली हुई दिखेगी, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट बराबर एम एक्स डबल डॉट हो सकता है, और यहाँ से डेल एल बाई डेल एक्स अगर ज़ीरो हो गया तो इसलिए यूलर लेग्रांजियन इक्वेशन जो है वो एम एक्स डबल डॉट बराबर ज़ीरो हो जाएगा, अर्थात एक्सीलरेशन बराबर ज़ीरो हो जाएगा, जो फ्री पार्टिकल की एक्सपेक्टेड इक्वेशन हो जाती है। अब पढ़ते हैं लेग्रांजियन मैकेनिक्स की विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम डायरेक्टली फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन लेग्रांजियन मैकेनिक में ना हम जो एनर्जीज़ हैं और जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका हम उपयोग करते हैं, इसीलिए एल बराबर टी माइनस वी हम कह सकते हैं। इससे कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रेंट सिस्टम को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स अगर हम पढ़ें, तो वो क्या होता है, यदि लेग्रांजियन किसी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करें इस लेग्रांजियन का, तो वो क्या हो जाएगा बराबर ज़ीरो, जहाँ पे क्यू आई जो है ना इसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कह देते हैं। सो यूलर्स लेग्रांज इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, डी बाई डी टी और डेल एल बाई डेल क्यू आई नॉट मतलब कि डॉट बराबर ज़ीरो, तो इसलिए पी आई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट कैसे हुआ वो आपको पता है कि ऊपर डेल एल बाई डेल क्यू आई बराबर ज़ीरो है, तो अगर हम यहाँ फिक्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जनरलाइज मोमेंटम जो है इसका वो कंजर्व हो जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है ना, इसकी जो करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड होती है। अगर हम हैमिल्टोनियन की बात करें, तो हैमिल्टोनियन को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज मोमेंटम के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जाएगा, याद रखने की चीज़ है ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन सारे टॉपिक से। एच बराबर समेशन ऑफ पी आई इंटू में क्यू डॉट आई और माइनस में एल, ये याद रखना है एज इट इज़, और ये एक रिलेशन भी हो जाता है फिर हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन में। सो जहाँ पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू नॉट
क्यू डॉट आई कई स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव सिस्टम में हैमिल्टोनियन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यह रिलेशन हर पॉसिबल सिस्टम के में बिना कंडीशंस के ऑटोमेटिकली नहीं माना जाना चाहिए, और इसीलिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम रिलेशन से लेके आए, जो अब अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा था कि हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन में, इससे अगर लेके आए तो ये हो जाएगा क्यू आई बराबर डेल एच बाई डेल पी आई, और यहाँ से क्या आ जाएगा पी डॉट आई बराबर माइनस में डेल एच बाई डेल क्यू आई। ये याद रखने की चीज़ है कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो ये हैमिल्टोनियन कोनिकल इक्वेशंस जो है ये कहलाती है दोनों। अब एक वन डायमेंशनल केस जो है वो देख लेते हैं हैमिल्टोनियन में। तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच क्यू पी टी, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, जहाँ पे कि क्यू डॉट जो है वो डेल एच बाय डेल पी हो जाएगा, और जो पी डॉट है वो हो जाएगा माइनस डेल एच बाय डेल क्यू। ये दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, लेग्रांजियन और जो हैमिल्टोनियन है इसके मैकेनिक्स में डिफरेंस। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि L इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो वहीं पे ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, H इज इक्वल टू, ये हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का है, किसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई डॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू डॉट आई माइनस एल। तो ये रिलेशन भी हो जाता है हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन का। वेरिएबल्स की बात करें तो Q और क्यू डॉट जो है वो हो जाएगा इसका लेग्रांजियन का, जबकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हो जाएंगे Q और P दोनों। यूलर लेग्रांजियन इक्वेशन वो यहाँ पे हम देखने मिलता है हमें लेग्रांजियन मैकेनिक्स में, जिसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ, और फिर डेल एल बाई डेल क्यू डॉट और माइनस में डेल एल बाई डेल क्यू बराबर जीरो। वहीं पे जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है उसमें उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू डॉट बराबर डेल एच बाई डेल पी। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड वेलोसिटीज इसमें देखने मिलता है लेग्रांजियन में, और इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा जो है ये देखने मिलेगा आपको हैमिल्टोनियन में। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल चेन रहने दीजिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की बात कर देते हैं डायरेक्ट। सो फार्मूलाज एक बार फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। क्यू डॉट आई बराबर डी क्यू आई अपॉन में डी टी, वहीं पे एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट आई, और ये डेल्टा ऑफ इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 L इंटू डी टी बराबर जीरो। नाउ डी बाई डी टी और फिर डेल एल बाई डेल क्यू आई माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई बराबर जीरो, वही यूलर्स लेग्रांजियन इक्वेशन। ये सारे रिविजन कर लेते हैं फटाफट। H इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई डॉट क्यू डॉट आई माइनस एल, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का हैमिल्टोनियन इक्वेशन हुआ, रिलेशन भी हो गया ये। क्यू डॉट आई बराबर डेल एच बाई डेल पी आई, और पी डॉट आई बराबर माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई। याद रखें बीपीएससी और एस्टेट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन सारे टॉपिक से, जितना मैंने इस पार्ट में कराया है। आई होप इस पार्ट में जितनी चीज़ें कराई गई है मैकेनिक्स के, अब बस एक आखिरी पार्ट रह गया पार्ट 4, जिसमें जो बाकी का जो सिलेबस है मैकेनिक्स का वो कवर हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद जो है 50 to 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेके आऊँगी मैं, जिसमें आप इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से जो है ये सिलेबस आपको करना है, या किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो सारे क्वेश्चंस जो आपको करा दूँगी। सो बाकी जिस भी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, आप डायरेक्टली जो है कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा परेशानी लगी तो फिर मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.